नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 15 सितंबर 15 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करने का। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करिए अपना जो है पीडीएफ और साथ ही साथ उसका रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किसान अधिकारों पर, ठीक है, किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है जो कि किस पे, फार्मर राइट्स पर है, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नई दिल्ली में। आइए इसकी व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसान के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में, ठीक है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, अगर हम इस संगोष्ठी के आयोजन की बात करें तो ये खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? इटली के रोम में। और यहीं पे देखा जाए रोम के जो खाद्य और यहाँ पे जो खाद्य और कृषि संगठन, रोम के जो खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर जो अंतरराष्ट्रीय संधि के सचिवालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों किसके सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है, तो ये कृषि, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पौधा किस्म और किसान अधिकारी प्राधिकरण, ठीक है, अधिकार प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहली वैश्विक संगोष्ठी हुई है किसान अधिकारों पर, ये नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का भी उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा को भी संबोधित किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा कि रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए, यहाँ पे पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया है रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में, जिसमें देखा जाए भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने पूर्वी आर्थिक मंच में, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस मंच में देखा जाए तो इस मंच को रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। और अगर हम बात करें इस दौरान जो है उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा, ठीक है, इन्होंने जो पोत परिवहन मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल ने। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो समुद्री गलियारा सत्र था उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा। अगर हम पूर्वी समुद्री गलियारे की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है? देशों के बीच कार्गो ट्रांजिट समय को क्या करना? कम करना। किन देशों के बीच? भारत और रूस के बीच, ठीक है। भारत और रूस के बीच जो कार्गो ट्रांजिट समय लगता है दोस्तों, जो कि भी इस रूट से जाता है काफी लंबा, यूरोप से होते फिर रूस ये वो पहुंचता है। लेकिन अभी पूर्वी, ठीक है, पूर्वी गलियारा बनाएगा जिसमें ये रूट काफी ज्यादा, ये जो रूट का समय था वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। भारतीय बंदरगाहों से रूसी सुदूर पूर्व तक अगर हम यात्रा करें तो केवल 24 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम नोवोरोसिस्क अगर बंदरगाह की बात करें तो इसमें 30 दिन का समय लगता है। यह गलियारे की बात करें दोस्तों तो ये भारत व रूस, ठीक है, दोनों के लिए व्यापार और सहयोग के नए अवसरों को खोलने की अपार क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये गलियारा जो कि अगर बढ़ेगा, जब स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? इससे ना सिर्फ जो कार्गो ट्रांजिट के रूट का समय है जो वो कम होगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़ेगा। 8वां पूर्वी आर्थिक जो है मंच का आयोजन किया जा रहा था दोस्तों 2023 में, 8वां था ये। और ये देखिए 10 से लेकर के 13 सितंबर तक व्लादिवोस्तोक के सुदूर पूर्वी संघीय विश्वविद्यालय परिसर में हुआ है।
पूर्वी आर्थिक मंच की दोस्तों बात करें तो ये रूसी, ठीक है, रूसी और वैश्विक निवेश समुदायों के बीच संबंधों को स्थापित और मजबूत करने के लिए तथा रूसी सुदूर पूर्व की आर्थिक क्षमता और इसके प्रदान किए जाने वाले निवेश के अवसरों और उन्नत विशेष आर्थिक जोन में व्यावसायिक स्थितियों के व्यापक विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, अगर हम इस मंच की स्थापना की बात करें दोस्तों, पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा, किस उद्देश्य से, जो रूस के सुदूर पूर्व के जो आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो ये व्लादिवोस्तोक जो शहर है दोस्तों, ये रूस का जो मैप देखेंगे तो आपको ईस्ट की तरफ शहर दिखाई देगा और इन्हीं पूर्व के क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र है, उनके आर्थिक विकास में सहयोग और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो वहां के राष्ट्रपति ने इस, ठीक है, मंच की शुरुआत की थी। तो देखिए यही वो रूट है दोस्तों, जो चेन्नई से स्टार्ट होगा और यहाँ से व्लादिवोस्तोक, जो कि यहाँ पे रूस का ये शहर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इससे यहाँ पे देखिए आपको कितने नॉटिकल मील की सफर करना पड़ता है अगर हम इधर से ट्रेड कर रहे थे तो 8675, और यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा जो है दूरी घट जाती है। तो इससे ना सिर्फ दूरी घटेगी बल्कि समय भी कम होगा, और जितना कम समय में, ठीक है, चीजें होंगी उतना ही ज्यादा व्यापार में उसको उन्नति भी मिलेगी। तो यही है दोस्तों पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग करने का दावा किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक क्षेत्रीय स्तर पर मिट्टी के कटाव की मैपिंग की जाती थी, लेकिन अब मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग करने की जो दावा किया गया है वो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज सी है। ठीक है, तो जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है दिल्ली, वहां के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के कटाव की देश की पहली राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग करने का दावा किया है। आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के अनुसार देखा जाए तो इससे पहले जो है मिट्टी के कटाव का जो क्षमता है उसका आकलन विशिष्ट क्षेत्रों या जल ग्रहण वाले क्षेत्र थे उनमें किया जाता था, लेकिन मिट्टी के कटाव का क्षमता का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन नहीं किया जाता था, जो कि करना काफी ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव की जो राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग का उद्देश्य क्या है, उन विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करना जहां मिट्टी के कटाव का खतरा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के कटाव की राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहली जो है मैपिंग तैयार करने का दावा किया गया है आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आज काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ अगर आपको मशीन वगैरह की आवाज आएगी तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, कॉपरेट करिएगा। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आसपास बगल में चीजें चल रही होती हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है करंट अफेयर्स के कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवर किए जाए। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कब दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए वीडियो को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। तो हर साल दोस्तों देखा जाए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारतीयों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि भारतीयों के लिए गर्व का दिन है हिंदी दिवस। अगर हम बात करें इस दिन जो है पूरे देश के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सरकारी कार्यालय, वहां पे हिंदी जो दिवस है दोस्तों वो बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। अगर हम बात करें यह जो है महत्वपूर्ण अवसर देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक, ठीक है, कई सारी आधिकारिक, देखिए आप बताइए हमारे जो आर्टिकल है दोस्तों, मुझे बताइए आप अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है जो भाषा है, और किस अनुच्छेद में, ठीक है, कितनी भाषाओं के बारे में, मतलब हमारे संविधान में कितनी भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे भाषाओं में से एक है दोस्तों देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है अपनाने का प्रतीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को भारत की जो संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया था। ठीक है, तो जो हमारे देश की संविधान सभा थी उसने जो है हिंदी को, जो कि किसमें लिखी गई, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। कब दोस्तों, 14 सितंबर, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आधिकारिक तौर पे पहली बार जो हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 14 सितंबर 1953 को जो है पहली बार
आधिकारिक तौर पे इस दिवस को मनाया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता, नाम से ही पता चल रहा है पर्यटन से संबंधित, यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो पर्यटन मंत्रालय ने दोस्तों किया है क्या, भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ। अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता के बारे में, तो जैसा कि G20 जो गोवा रोडमैप था उसमें 5 प्राथमिकताओं को तय किया गया था। तो उन्हीं 5 प्राथमिकताओं के अनुरूप जो है सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडी की पहचान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के लिए जो चुनौतियां आती, जो उद्देश्य हैं, जो अवसर हैं, जो सिफारिश है, उनकी रूपरेखा तैयार किया जाएगा इस प्रतियोगिता के माध्यम से। और इस प्रतियोगिता का दोस्तों शुभारंभ कब किया जाएगा, तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे जो है हर साल जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, और 27 सितंबर को ही इस भविष्य के लिए पर्यटन पर जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिवस भी ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा की बांध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डैम बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस स्थान पर करेंगे। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ए, जयपुर। ठीक है, तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसके द्वारा, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, जयपुर में किया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है बात करें इसके बारे में, ये जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो ये जल शक्ति मंत्रालय का जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये 14 से लेकर के 15 सितंबर तक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सम्मेलन दोस्तों कल जो है इस सम्मेलन की शुरुआत की गई थी 14 सितंबर को, और आज इस सम्मेलन का आखिरी दिन है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में दोस्तों देखा जाए तो दुनिया के जो अग्रणी विशेषज्ञ और क्षेत्र के नेता जो है बांध सुरक्षा बढ़ाने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एकत्रित होंगे। सम्मेलन का दोस्तों, इस सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय विषय क्या है, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है दोस्तों, सुरक्षित और संरक्षित। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सुरक्षित और संरक्षित। ठीक है, यहाँ पे बात करें बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे हम बात करें भारत में लगभग कितने बांध है दोस्तों, तो लगभग 6000 से अधिक बांध है, जो कि कुछ 100 साल पुराने बांध भी है, कुछ आजादी के बाद भी बांध बने थे दोस्तों। तो बड़े बांधों के मामले में देखा जाए अगर भारत का स्थान विश्व में कितने स्थान पे आता है भारत का, तो तीसरे स्थान पे आता है विश्व स्तर पर बड़े बांधों के मामले में भारत का स्थान। और इसमें से जो बांध की बात करें तो 80% जो बांध है वो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं। और यहाँ पे बात करें 334 बांध जो है वो 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी ज्यादा लगभग देखा जाए तो 100 वर्ष पुराने बांध है, काफी पुराने हो गए, तो उनको सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कर्नाटक को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीता। तो ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप है जिसमें कर्नाटक को हराया गया, यानी कि उप विजेता कर्नाटक था और महाराष्ट्र जो है इसका विजेता रहा है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, महाराष्ट्र ने जीता है 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जिसमें इसने कर्नाटक को हराया है। तो ये 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर चैंपियनशिप थी दोस्तों जिसमें महाराष्ट्र विजेता रहा है और इसने महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 31-10 के अंतिम स्कोर के साथ जो है हरा करके इस ठीक है चैंपियनशिप का वो विजेता बना है। इस चैंपियनशिप की दोस्तों बात करें तो इसका आयोजन किया गया था ठीक है 10 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में पुणे के बालेवाड़ी में जो है इसका आयोजन किया गया था और ये तीव्र प्रतिस्पर्धा से चिन्हित था। भारत में व्हील चेयर रग्बी के प्रभावशाली विकास के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य किया। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि देखिए आज हम बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा जहां पे इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों वहां पे हम इन डिटेल में जाते हैं, जहां पे लगता है कि हाँ सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन काफी है तो वहां पे हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें आज फैक्ट्स में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम बात करें भारत और किस देश ने मिलकर, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा किस देश ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का जो है शुभारंभ किया गया है भारत और किस देश के द्वारा दोस्तों, ब्रिटेन के द्वारा। देखिए कल भी हम लोगों ने बात किया था दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है हम लोगों ने चर्चा की थी कि 12वीं आर्थिक वित्तीय वार्ता आयोजित की गई भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो हम लोगों ने दोस्तों बात किया था 12वीं आर्थिक वित्तीय वार्ता की, जो कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है आयोजित किया गया था। और इसे संयुक्त रूप से, ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जो है संयुक्त रूप से इसी वार्ता के दौरान, जो 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता थी, इसी वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ करने की घोषणा किया है। किसने? भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। यह सहयोगात्मक पहल की बात की दोस्तों, तो ये भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। नीति आयोग, जो कि भारत की एक नीति थिंक टैंक है, और लंदन शहर में संयुक्त नेतृत्व में, ठीक है, इसका जो है औपचारिक शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किसका? जो ये यूके इंडिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। तो इसका जो है औपचारिक शुभारंभ जो है इस सहयोग का केंद्र बिंदु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में 62वां संस्करण का मेजबान शहर कौन है? तो जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है, जो कि 62वां संस्करण है। और इस टूर्नामेंट का मेजबान शहर कौन है दोस्तों? दिल्ली है, गुरुग्राम है, बेंगलुरु है, या फिर सभी हैं? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये तीनों ही जो शहर है वो इसकी मेजबानी करेंगे। तो सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों, तो ये भारत के सबसे पुराने नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, जो कि भारत की सबसे पुरानी नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता है। और इसका 62वां संस्करण अभी जो है आयोजित होने वाला है। भारत के सिलिकॉन वैली दोस्तों किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु को जो है इस प्रतिष्ठित आयोजन का मेजबान शहर की सूची में शामिल कर लिया गया। इससे पहले बात करें दोस्तों, तो यह दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित होने वाला था। ये टूर्नामेंट 19 से लेकर के 23 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब ये बेंगलुरु में भी आयोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था, सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का, तो 1960 में जो है पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये सुब्रतो कप से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट एमसीक्यू की, और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ ठीक है IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो प्लेटिनम रेटिंग के साथ, देखिए ये गोल्ड से भी आ रहा है, प्लेटिनम गोल्ड को भी अपग्रेड करके प्लेटिनम रेटिंग जारी किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को ये मिला है दोस्तों? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। करेक्ट आंसर इज ए है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है। किसे मिला? प्लेटिनम रेटिंग मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जो है प्लेटिनम की उत्तम रेटिंग, ठीक है, उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन जो है रेलवे प्रमाण प्रदान किया गया। इसे जो है पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवा प्रदान करने के प्रयासों के लिए यह प्रमाण मिला है। तो जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, जिस तरीके से जो पर्यावरण मानक है उनमें सुधार किया, और इतना ही नहीं, जो यात्रियों को जो सेवाएं प्रदान की वो पर्यावरण अनुकूल थी, जिस कारण से उसके इसी प्रयासों को प्रमाणित, ठीक है, मान्यता प्रदान करने के लिए यह प्रमाणन ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण मिला है। रेटिंग की बात करें, स्टेशन की रेटिंग दोस्तों 2019 में गोल्ड से अपग्रेड करके 2023 में क्या हो गई? प्लेटिनम हो गई है। हाल के वर्षों में देखा जाए तो स्टेशनों द्वारा कई ऊर्जा कुशल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय किए गए हैं। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दोस्तों प्लेटिनम रेटिंग मिली है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि
पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को किया गया। ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है किस टीम ने? ऑस्ट्रेलिया टीम ने। राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। टाटा स्टील बोर्ड ने अपना MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। किसे किया है? TV नारेंद्रन को किया है। ठीक है, और लास्ट है हमारा की हाल ही में वनडे में सबसे तेज जो है 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा सा कुछ समस्याएं हुई हैं जिसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश रही थी कि आपको किसी भी तरह की सुविधा ना महसूस हो। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड से थोड़ा मशीन की आवाज आ रही थी दोस्तों, तो उसको अवॉइड करिएगा, बाकी कंटेंट को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर रहा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों PDF की बात करें तो ये आपको जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है, कि ये PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ज्वाइन कर लीजिए और वहां से अपडेट होते रहिए। तो अब फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।